जानते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। बच्चों, अगर इस चैप्टर की बात करो, एक क्लास अपन ले चुके। तुम नोटिस करो, काफी कुछ जो हम चैप्टर आईसीडीआर में पढ़ चुके हैं उससे चीजें रिलेट करती है। लेकिन ये चैप्टर बहुत सीधा सीधा बोलता है। जहां तुम्हें छोटे छोटे रेगुलेशन दिखे, ये प्लेन बातें करते हैं। जहां थोड़ा कंटेंट ज्यादा दिखा, अपने आप वो चीज क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलो हेडिंग बताओ क्या लिखा है। डिवेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व। फिर क्या लिखा है, कैपिटल, रिडम्पशन, रिजर्व। जरा बताओ क्या है ये। डीआरआर और सीआरआर क्या है ये। वेरी गुड। समझो एक बात, मैं हूं आईटेक्स कंपनी, तुमको मैंने डिबेंचर इशू किया, डन। 5 साल बाद मुझे पे करना है। तो जिस दिन वो 5वां साल आएगा, उस दिन एकदम से मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं तुमको चुका दूंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई। तुमसे जो मैंने वो डिबेंचर के फॉर्म में जो लोन लिया है ना, उस पैसे को कहीं लगाया है, उससे कमा लू ना, धीरे धीरे हर साल मैं क्या करूंगी, एक रिजर्व बना दिया, हर साल उसमें थोड़ा 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 पैसा एड ऑन करती जाऊंगी, ताकि एकदम से 5वें साल में बर्डन ना आए। प्रोविजन लेकर चलना पड़ता है ना, बजटिंग करके चलना पड़ता है। तो एक्चुअल में ऐसे अकाउंट तैयार किए जाते हैं। अगर तुमने डिबेंचर इशू किया है तो अलग से एक रिजर्व अकाउंट तैयार करो, जिसे हम बोलते हैं रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और कैपिटल रिडम्पशन अगर प्रेफरेंस इशू कर रखा है तो डन। तो इतनी डिटेल बताई नहीं है इन्होंने, क्योंकि ये अकाउंट्स के कंसेप्ट है ना। ये चीजें तो मुझे लगता है 12th में भी तुमने ये रिजर्व सुने होंगे, जब प्रैक्टिकल अकाउंट्स करते होंगे। नाम सुने हैं तुमने? चलो फर्स्ट ग्रुप में भी है, लेकिन स्टिल ऐसे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। ये कंसेप्ट फिर भी अकाउंट्स में पढ़े हुए नहीं पढ़े तो अभी बताओ, समझ में आ गया क्या? पक्का कि भैया मुझे मालूम है कि मैंने ईशान से लोन लिया, उधार लिया है, ठीक है, मुझे 1 साल बाद इसे चुकाना है, तो हर महीने महीने जो मैं कमा रही हूँ, मैं उस रिजर्व में थोड़ा 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 डालती जा रही हूँ। बस इसीलिए ये रिजर्व बनाए जाते हैं। चलो, इतनी डिटेलिंग नहीं है। बस ये आपको ये बोल रहा है भैया डिबेंचर इशू कर रहे हो ना, इस टाइप का रिजर्व बनाओ। प्रेफरेंस इशू लेकर आ रहे हो ना, इस टाइप का रिजर्व बनाओ। दैट्स इट। कैसे बनाना है, जो कंपनी एक्ट में दे रखा है, खत्म। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। सुना तो है, वेरी गुड। क्या था ये? वेरी 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 गुड, वेरी गुड। हर सिक्योरिटी का एक नंबर। भाई मैंने तुम्हें सिक्योरिटीज इशू करी, जैसे तुमने अपनी कॉलेज में अभी रजिस्ट्रेशन करवाया ना, एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ है। तुमने अपने आईसीएसआई इंस्टीट्यूट में एक एनरोलमेंट नंबर दिया ना, दैट वाज नंबर। हर सिक्योरिटी को एक नंबर अलॉट किया जाता है। उस नंबर को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेशनल लेवल में एक्चुअल में क्या है ना, हम थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टच करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमने नंबर अलॉट करके रखा है ताकि सिक्योरिटी को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ईश्वर, अगर तुम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो प्लीज कंडीशन यही है, आप क्या करोगे, आई एस आई एन अलॉट करो, उन्हें नंबर दो। ठीक है, चलो, जो भी सेबी ने डिफाइन किया, हाँ सेम वैसे, हाँ। नेक्स्ट, अगर ईश्वर तुमने कुछ भी डिफॉल्ट किया, वो पूरा का पूरा रिकरेंट, यहाँ पे इसका मतलब क्या, रिकॉर्ड, उस आइडेंटिफिकेशन नंबर से हमें सब पता चल जाएगा। अगर आईटेक कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है और उसमें एक नंबर अलॉट कर रखा है, अगर कुछ भी गड़बड़ियां हुई हैं तो आपको इस नंबर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट लाइक का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे क्या पता चल जाएगा, तुमने कितने अटेम्प्ट दिए, कितने पेपर दिए, कितने में पास हुए, पूरा चिट्ठा ना। इशू ने डिफॉल्ट किया ना, पूरा चिट्ठा पता चल जाएगा। जनरल बातें चल रही है अभी, कोई बहुत ठोस बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है। पहला अभी क्या पढ़ा, रिजल्ट बनाओ। दूसरा क्या पढ़ा, नंबर दो, और उस नंबर में अगर कुछ भी डिफॉल्ट है वो शो हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कर रखा है, अंडर द डिफरेंट ऑफर डॉक्यूमेंट। तुमने डिबेंचर के लिए अलग, इशू के लिए अलग अलग ऑफर डॉक्यूमेंट से सबको ट्रैक किया था, इनसे फर्क नहीं पड़ता, उसमें पूरा रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। वापस वापस वापस। हेडिंग क्या है, ट्रस्ट डीड। क्या होगा ट्रस्ट डीड, मैं आईटेक समझी वेदांत को ट्रस्ट डीड अपॉइंट करती हूँ, तो किन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी और ट्रस्टी। तो व्हाट डू मीन बाय ट्रस्ट डीड, वो डीड जहां एक पार्टी कंपनी और दूसरी पार्टी
ट्रस्टी है। कौन सा ट्रस्टी? डिबेंचर ट्रस्टी। चलो यहां हम ये समझ रहे हैं अगर इश्यूअर फेल हो गया, लॉ बोलता है, रूल्स रेगुलेशन बोलते हैं भैया डिबेंचर इश्यू करो तो डिबेंचर ट्रस्टी को रखना है क्लेमेंट के बाद। आप डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, सिंपल भाषा में अगर बोलूं, अगर ट्रस्ट डीड आपने बनाई ही नहीं, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया ही नहीं, तभी तो नहीं एग्रीमेंट किया आपने। इश्यूअर शैल आल्सो पे इंटरेस्ट। आईटेक्स कंपनी ट्रस्ट डीड बनाओ, अपॉइंट करो, नहीं किया तो क्या कर लोगे? पेनल्टी लगाएंगे। उन्होंने बोला डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट क्या रखा है? मैंने कहा 10%। डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना रखा है? 10% प्लस 2% और बढ़ा दो 12%। मैंने कहा नहीं नहीं 8% है। बोला 2% बढ़ा दो, ओवर एंड अबव। बात समझ में आ रही है? चलो साफ बोल दिया, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2% होल्डर को, ओवर एंड अबव दी अग्रीड कूपन रेट। जो भी आपका कूपन रेट है, मैंने एग्जाम्पल में कूपन रेट आपको 10% बताया, तो उसके ऊपर आपको और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्या गलती करी मैंने? ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं किया, मतलब ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं किया। कंसेप्ट क्लियर? चलो अब जो हमारा ट्रस्ट डीड है उसके दो पार्ट है। अब तुम्हें सिखा रहे ट्रस्ट डीड कैसा बनेगा, उसमें क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। चलो ट्रस्ट डीड दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। देखो प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट होता है, प्रॉपर ड्राफ्ट किया जाता है, वो तब सीखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे। यहाँ लिखने वाला नहीं है, ये बस आपको जनरल ओवरव्यू दे रहे। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो आपका जनरल होता है, मतलब इसमें स्टैटी या स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होता है रिलेटिंग टू डेट इश्यू। ठीक, ट्रस्ट डीड का फर्स्ट पार्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता है, जनरल इंफॉर्मेशन देता है, और सेकंड पार्ट आपको स्पेसिफिक चीजें बताता है। ऊपर जनरल जनरल बातें, कौन कंपनी है, कौन ट्रस्टी है, जनरल बातें। स्पेसिफिक क्या टर्म्स एंड कंडीशन बीच में डिसाइड हुई है। डन। चलो ऐसा अज्यूम करो ट्रस्ट डीड बना रहे हो, तो ट्रस्ट डीड में क्या इंक्लूड नहीं करोगे? ठीक, चलो अब इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले कंसेप्ट समझो अच्छे से। मैं वेदांत को अपॉइंट करती हूँ, ठीक है। वेदांत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम सारे के सारे जो भी डिबेंचर है, तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये वेदांत का काम है, ट्रस्टी का काम है। अगर इसे लगेगा कि कंपनी कहीं से भी कुछ गलत कर रही है तुम लोग के साथ, तो ये हल्ला मचा देगा। दान, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब मैंने वेदांत को ही अपने साथ थोड़ी सी घूस घूस खिला दी कि चलो हम साथ में, और डीड में हमने क्या किया? हमने डीड में क्या किया? ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन हमने लिखे जिसमें हम क्या कर रहे हैं? वेदांत को ही बचा रही हूं, या फिर मैं एज अ कंपनी अपने आप को बचा रही हूं। क्या बातें समझ में आ रही है? हम अपनी ट्रस्ट डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। मैं वेदांत की लाइबिलिटी को लिमिट नहीं करूंगी, लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश नहीं करूंगी, मतलब इसकी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसको खत्म करने वाली बात नहीं लिखूंगी, इसको लिमिट करने वाली बात की भैया कम लाइबिलिटी बनी, ऐसी गलत बातें लिखना अलाउड नहीं है। तो ट्रस्ट डीड में क्या क्या नहीं आएगा? ट्रस्ट डीड में लिमिट और एक्सटिंग्विश ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी ऑफ दी, ना डिबेंचर ट्रस्टी को लेकर और ना ही अपने को लेकर। क्या ये बातें समझ में आ रही है? इन राइट रिलेशन टू होल्डर, मैं अपने आप को बचा रही हूँ या फिर वेदांत, मतलब ईश्वर अपने आप को बचा रहा है या फिर ट्रस्टी को बचा रहा है। मतलब हमने टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे लिखी। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्या नहीं लिखना है? दूसरा, एक्ट में कुछ प्रोविजंस लिखे थे, रेगुलेशंस में कुछ बातें लिखी है, सर्कुलर गाइडलाइन से भी समय समय पे जो कुछ भी इश्यू करता है तो लॉ लिखा है, उसमें प्रोविजन लिखा है, उस प्रोविजन को वेव करवा रही हूं। व्हाट डू यू मीन वेव करना? डिस्पोज, गिव अप, नहीं लगेगा, छूट देना। मैंने इस डीड में क्या लिखा कि वेदांत में ये वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे, मुझ पे ये वाले प्रोविजन लगेंगे। मतलब कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं? गलत चीजें लिख रहे हैं। हम अपने ट्रस्ट डीड में ये नहीं लिखेंगे, हम पे ना सेबी का ना ये वाला लॉ ना एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? वाह इतनी बड़ी बात, अग्रीमेंट आपस में कर रहे हैं कि सेबी के ये वाला एक्ट नहीं लगेगा, सेबी का ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, ये रूल्स लगेगा। हम अपनी डीड में ऐसा कुछ भी लिखेंगे नहीं। बात समझ में आई? पहले दो बातें, पहली बात क्या थी? इसको बचा रही, अपने आप को बचा रही। सेकंड में क्या हो रहा है? वेव कर रही अपने आप से एक्ट को, रूल्स रेगुलेशन को। डन। तीसरा पॉइंट, इंडेमनीफाई। मैंने क्या लिखा? अगर वेदांत से कोई गलती हो गई तो इसे कंपनसेशन देगी कंपनी। बात समझ में आ रही है? क्या लिख रही हूँ? इंडेमनीफाई कर रही हूँ। भाई गलती है, इसे तो भैया कंपनसेशन पे करना चाहिए, इसको देने वाली बात क्यों कर रही हूँ? इंडेमनीफाइंग द डिबेंचर ट्रस्टी या फिर यूचर फॉर द लॉस एंड डैमेज कॉज बाय द एक्ट ऑफ द नेग्लिजेंसी, कमीशन या ओमिशन। हमारी नेग्लिजेंसी से कुछ गलतियां हुई है, वेदांत की नेग्लिजेंसी से कुछ गलतियां हुई है, हमारी लापरवाही से अगर कुछ गलतियां हुई है तो इसको लेकर हमें कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा भी नहीं लिखना है। तो ट्रस्ट डीड में क्या क्या नहीं लिखना है?
अपनी फेवर की बातें नहीं लिखनी है। और अपनी फेवर की बातें आप कैसे कैसे लिख रहे हो? पहला, लिमिट एक्सटिंग्विश ऑब्लिगेशन लायबिलिटी, ट्रस्टी का भी ईश्वर का भी। सेकंड पॉइंट, वेव नहीं करना है हमें एक्ट के प्रोविजन को, रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर को। आखिरी पॉइंट, अगर हमारी लापरवाही से कुछ गलती होती है ना तो हमें कंपनसेशन मिलेगा, ट्रस्टी और इश्यूर दोनों को। ऐसी कोई बातें नहीं लिखनी है। समझ में आया क्या नहीं लिखना है? नीचे आ जाओ, ठीक है, क्या लिखना है ये बता दे। हमें सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है, उसमें से एक और इंपॉर्टेंट बात हमें लिखनी है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इश्यूर पूरी बैंक डिटेल देगा फ्रॉम विच इज प्रपोज टू पे इंटरेस्ट या फिर रिडम्पशन अमाउंट। हम कैसे चुकाएंगे डिबेंचर का इंटरेस्ट, हम कैसे रिडीम करेंगे, किस बैंक अकाउंट में, वो सीआरआर अकाउंट जो हम लोगों ने खोल रखा है ना, उसकी पूरी डिटेलिंग दो जरा। तो प्लीज डीड में ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। शेड्यूल बैंक होता है। वेरी गुड, कंसेप्ट क्लियर। यहाँ ये टॉपिक ओवर। नीचे बस एक छोटी सी बात, ट्रस्ट डीड ऑल्सो कंटेन अदर पर्टिकुलर जो भी सेबी बोले। कुल मिलाकर ट्रस्ट डीड ये डिटेल में पढ़ा हमने, बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट थे। ट्रस्ट डीड का मतलब, ट्रस्ट डीड एक डीड होती है जो अग्रीमेंट होता है कंपनी और ट्रस्टी के बीच में, डिबेंचर ट्रस्टी बीच में। अगर आप ऐसा ट्रस्ट डीड नहीं बनाते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा एडिशनल ओवर एंड अबव जो भी, क्या टर्म लिखा है, अग्रीड कूपन रेट। व्हाट डू मीन बाय कूपन रेट? इंटरेस्ट रेट। अग्रीड मतलब तुम्हारे मेरे बीच में, शेयर डिबेंचर होल्डर के बीच में 10% अग्रीड बाय व्हाटएवर। चलो, डीड में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट जनरल होता है, दूसरा पार्ट स्पेसिफिक। डीड में तीन गलत बात मत लिखना क्योंकि ये आप अपने आप को बचा रहे हो। एंड प्लीज डीड में ये तो जरूर लिख लेना कि किस बैंक अकाउंट से आप इंटरेस्ट और रिडम्पशन का पैसा चुकाने वाले हो, और सभी जो भी बोलेगा वो भी लिखने का। डन? पक्का? चलो, छोटा सा पॉइंट क्या लिखा है, लिस्टिंग अग्रीमेंट। अगर मैं अपने डिबेंचर को क्या कर रही हूँ, लिस्ट, तो क्या मानूंगी, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगी। ये लिखा है, एवरी इश्यूर डिजायर लिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, प्लीज स्टॉक एक्सचेंज में अगर करना चाहते हो एग्जीक्यूट अग्रीमेंट। स्टॉक एक्सचेंज से जाके पहली फुर्सत में अग्रीमेंट करना, मतलब अग्रीमेंट करना, सभी एलओडीआर फॉलो करना। समझ में आया? नेक्स्ट छोटा पॉइंट क्या लिखा है, चाहते हो कंटिन्यू लिस्टिंग करना तो जो जो डिस्क्लोजर बोलता है सेबी एलओडीआर, ये बस उन्होंने क्या बोल दिया, अदर कंडीशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो सेबी स्पेसिफाई करे। सेबी स्पेसिफाई कहां कर रहा है, सेबी एलओडीआर में। नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। आप ट्रेडिंग करो, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग, डिफरेंस बताओ। खरीद के रख लिए मैंने मान्यवर के शेयर्स लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब मैं डेली बैठ जाती हूँ स्टॉक एक्सचेंज के सामने, ट्रेड करती रहती हूँ, किसका ऊपर व नीचे, बीच का मार्जिन निकाल कर पैसे करो, दैट वाज ट्रेडिंग। ठीक, चलो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेड इन द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, इनका पूरा सेटलमेंट थ्रू, जो भी ये कंपनी ट्रेडिंग करवा रही है ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू करवाएगी। याद है जो सेटलमेंट करवाता था, T+1 हो गया आज की डेट में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा। ट्रेडिंग हो सकता है ओवर द काउंटर हो, ओवर द काउंटर मतलब फिजिकल काउंटर, काउंटर में हो रहा है ये सब। आपकी जो ट्रेडिंग है ऑनलाइन हो रही है तो प्लीज स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू हो रही है। ऑफलाइन हो रही है, फिजिकल फॉर्म में हो रही है, तो प्लीज एनी वन ऑफ द रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ओवर द काउंटर हो रही है। ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। और एनी अदर सेबी ने जो स्पेसिफाई कर रखा है उस काउंटर में भी दे सकते हैं। आखिरी, सेबी चाहे तो स्पेसिफाई कर सकता है रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रेड कि भैया किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी। चिल्लर क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकती है। ऑनलाइन अगर होगी तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होगी, ऑफलाइन होगी तो ओवर द काउंटर है, सेबी ने बोला है रिपोर्ट बस कर देना स्टॉक एक्सचेंज को, या फिर सेबी जिसको स्पेसिफाई करे और वो चाहे तो उसमें रूल्स रेगुलेशन और एक्स्ट्रा बना सकती है रिपोर्टिंग की। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन ऑफ द डेट सिक्योरिटी। क्या डिफॉल्ट किया हमने, डिफॉल्ट किया हमने, डेट सिक्योरिटी का रिडम्पशन अमाउंट नहीं दिया, प्रिंसिपल या फिर उसका इंटरेस्ट, और हम चले हैं डिविडेंड देने। समझना, मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर, सॉरी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जा रही हूँ, लेकिन डिबेंचर इशू क्या था ना, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया ही नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट तो दिया नहीं है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी में अच्छा प्रॉफिट रखा है, चलो बांटने चले। भाई डिफॉल्ट करके बैठे हो, पहले इनको तो चुका दो। अगर आप डिविडेंड इशू करने का सोच रहे हो, डिविडेंड देने का अगर सोच रहे हो, और अगर आप इन सब में डिफॉल्ट में, तो आपको पहले पूछना पड़ेगा। ठीक है, चलो इश्यूअर आईटेक्स कंपनी ने डिफॉल्ट किया, किस में, इंटरेस्ट की पेमेंट में, डेट सिक्योरिटी के रिडम्पशन में, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। भैया डिबेंचर ट्रस्टी आके हल्ला मचा देगा, इससे पूछो पहले।
कि हमने आपके डिबेंचर होल्डर को पैसे नहीं दिए हैं और हम डिविडेंड देना चाहते हैं, दे दे क्या? डिबेंचर ट्रस्टी पहली फुर्सत में क्या बोलेगा? निकल यहां से, पहले हमारे डिबेंचर होल्डर्स को दो। डन? क्लियर है बच्चों? ये अब छोटे छोटे टॉपिक है बीच में। नेक्स्ट क्या लिखा है? एकदम जनरल, मैं आईटेक्स कंपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रही हूं, तो मेरी जनरल ऑब्लिगेशन क्या है? मेरी जनरल ऑब्लिगेशन क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल। फिर क्या लिखा है? नॉट एम्प्लॉय कोई भी डिवाइस स्कीम आर्टिफाइड टू डिफ्रॉड। भैया मुझे कुछ भी डिफ्रॉड नहीं करना है, ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं लगानी है जिससे मैं चीटिंग करूं सब्सक्राइब करने के लिए। ईश्वर शेल अप्लाई कहा? स्कोर प्लेटफॉर्म में आ जाओ, ताकि तुम्हारी इन्वेस्टर को अगर शिकायत करनी हो तो स्कोर प्लेटफॉर्म के थ्रू शिकायत हो सके। स्कोर याद है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे पूरी कंप्लेन जाती है कंपनी के रिगार्ड में। इन केस ऑफ पब्लिक इशू, अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं पब्लिक इशू भी ला सकती हूँ और प्राइवेट भी। अगर मैं पब्लिक इशू लेके आ रही हूँ तो इशू प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द लीड मैनेजर। हु इज लीड मैनेजर? मर्चेंट बैंकर। बहुत सारे मर्चेंट बैंकर, तो एक जो लीड कर रहा है। कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस, अगर पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन दो लीड मैनेजर को और वो एक अपने लेवल में ड्यू डिलिजेंस करेगा। डन? जनरल बातें चल रही अभी। इश्योर इंश्योर करेगा। सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी, जरा बताओ सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी क्या है? डिबेंचर दो टाइप के, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। मैं सिक्योर्ड की बात कर रही हूँ। वेरी गुड। सिक्योर्ड मतलब चार्ज की रेट, मॉर्गेज। मैंने जो डिबेंचर इशू किया है मैं पेमेंट कर दूंगी, वादा करती हूँ। नहीं, वादा करने से नहीं चलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो? अगर आपका वादा टूटा तो इसे बेच देंगे। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, ईश्वर प्लीज इंश्योर करेगा। सिक्योर डेट है तो 100%, और 100% प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, उसका इंटरेस्ट भी होता है। सिक्योरिटी कवर, हायर सिक्योरिटी कवर, या तो आप गिरवी ऐसी चीज रखोगे जो पूरा का पूरा एग्जैक्ट पैसा वसूल हो जाए, या फिर ज्यादा। घर है मेरा 5 करोड़ का, मैंने 1 करोड़ का लिया है मार्केट से पैसा और 5 करोड़ को गिरवी रखा है, मतलब मैंने क्या किया है? हायर सिक्योरिटी कवर कर रखी है। और अक्सर बैंक, तुम्हें क्या लगता है, अक्सर डिबेंचर इन सब में हमेशा हायर ही प्रेफर किया जाता है। इन्होंने कहा या तो एग्जैक्ट करो या तो हायर। रिस्क है ना, बेचने जाओगे तो 5 करोड़ की चीज 5 करोड़ में नहीं बिक रही। मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। तुमको लग रहा है कि प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते हैं, नो डाउट बढ़ते हैं, लेकिन जब मजबूरी में बेचते हो ना तो भाई वो कीमत नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए होते हैं ना, तो भाई 2 करोड़ में तब इंसान तो फटाफट फिर खरीदता है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो इश्यू तो है। कुल मिलाकर क्या बोला? ईश्वर एंश्योर कि अगर सिक्योर्ड है तो 100% कवरेज हो जाए या फिर हायर हो, कम तो नहीं होना चाहिए, जिसमें दोनों कवर हो, प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट। पता चला बस प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या, इंटरेस्ट बच गया, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा होता है। डन? चलो किसकी ऑब्लिगेशन पड़ी अभी? पहला, सारी चीजें फेयर इक्विटेबल मैनर में, ऑपोजिट कर दिया, डिफ्रॉड मत करना। पहले बोला फेयर करना, दूसरा बोला भैया चीटिंग मत करना। फिर क्या बोला? स्कोर में अप्लाई करो, क्यों? ताकि तुम्हारी शिकायत हम कर सके वहां। नेक्स्ट क्या बोला? सारी इन्फॉर्मेशन लीड मैनेजर को, तो वो अपने लेवल में ड्यू डिलिजेंस करेगा। और आखिरी वाला पॉइंट, अगर सिक्योर्ड है तो 100% या फिर हायर सिक्योरिटी। डन? किसकी ऑब्लिगेशन? डिबेंचर ट्रस्टी तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा काम है पावर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर। यहाँ होल्डर हमारे डेट सिक्योरिटीज वाले, इंक्लूडिंग राइट टू अपॉइंट। याद आ रहा है? नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हो, जो ऊपर हमने पढ़ा था, जिसे हम डिफॉल्ट में हटा रहे थे कि इसकी गलती के चक्कर में कंपनी नहीं फंसेगी। नेक्स्ट, डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंडीशन, क्रिएशन ऑफ द सिक्योरिटी, क्रिएशन ऑफ द रिकवरी एक्सपेंस फंड, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। भाई डिबेंचर ट्रस्टी तुम्हारा ही काम है, डिबेंचर होल्डर को ये सब थोड़ा ना पता है। डिबेंचर ट्रस्टी को जैसे आपने अपॉइंट किया भैया, वो सुपरवाइज करेगा कि क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी वो सच में वो 100% हायर है कि नहीं। क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड, ये बनाए कि नहीं बनाए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एज एप्लीकेबल, ये बनाए कि नहीं बनाए। बनाए तो उसमें पैसे डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। आपने सिक्योरिटी 100% कवर करी, उससे कम, उससे कम हल्ला मचा देगा, मीटिंग बुलाएगा सारे डिबेंचर्स की कि चलो कंपनी के आगे इस बगावत करे। डन? खत्म। चैप्टर 2 हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 की सारी बातें। अब क्या लिखा है चैप्टर 3? रीड करो हेडिंग, पब्लिक इश्यू लिस्टिंग डेट सिक्योरिटी नॉन का। जरा चैप्टर 2 तो पढ़ो, क्या लिखा था? चैप्टर 2 तो याद है लेकिन हेडिंग याद नहीं है।
जनरल जो सब पे लगेगी, जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पब्लिक इशू और लिस्टिंग डेट और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वहां बस डेट बोल दिया, डेट के अंदर दोनों आता है, इसमें स्पेसिफिक बोल दिया, डेट बोला, डेट की पूरी डिटेल डेफिनेशन, और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या नहीं है। जरा जाओ चैप्टर की स्टार्टिंग में, मुझे बताओ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? डेट आता है, ये आता है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल और परपेचुअल सब आता है, उनको हटा दिया है। इन्होंने कहा चैप्टर थर्ड जो भी रूल्स रेगुलेशन बोल रहा है वो इन दोनों को लेकर बोल रहा है, अगर ये दो चीज इशू करोगे तो ये कंडीशन फुलफिल करना है, बाकी परपेचुअल ये सब नहीं, कमर्शियल पेपर ये सब पढ़ा था ना वो नहीं। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं? चलो जनरल बातें कर रहे हैं अभी पहले पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में जनरल बातें कर रहे हैं। हेडिंग बताओ, कंडीशन फॉर पब्लिक इशू। पहली फुर्सत में किसको अपॉइंट करते हो? कुछ भी इशू करो, मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर जिसमें से ये सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, इशू मैंडेट बाय मोर देन वन लीड मैनेजर, राइट ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग। इन्होंने कहा भैया तुम्हारा मैनेजर, शॉर्ट में सिंपल प्रेजेंटेशन, तुम्हारा प्रेजेंटेशन इतना बोरिंग रहता है क्या ही बोले। आओ प्रेजेंटेशन। पहला इश्यूअर अपॉइंट किसे? कंपनी तुम्हारी मर्जी, एक को करना एक को करो, एक से काम नहीं चल रहा है दो से करो, आपकी मर्जी। लीड मैनेजर जो सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीपल लीड मैनेजर्स हैं अपॉइंट, प्लीज एक काम करो ना, उनके रोल्स बना लो ना, फोटो लेनी एक बार ले लो, एक बार में दिख रहा है क्या? ले लो फिर रीड करते हैं। कुछ ना ऊपर का वेस्ट है, यहाँ नहीं दिखता है वो, थोड़ी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी ठीक से उसकी। चलो वापस, हो गया? चलो पहला, एक की जरूरत है एक को रखो, दो की जरूरत है दो को रखो प्लीज, लेकिन सभी रजिस्टर्ड होना चाहिए मर्चेंट बैंकर। एक से ज्यादा है तो सबके काम डिसाइड कर लो, झगड़ा ना हो, पता तुम्हें करना था तुम्हें करना था, किसी ने नहीं किया है ना, बहुत लोचे। लीड मैनेजर रूल्स, ओनली वन लीड मैनेजर मस्ट नॉट रिलेटेड टू इश्यूअर, कम से कम एक लीड मैनेजर रिलेटेड ना हो। हम ये नहीं कह रहे हम सब लीड मैनेजर है, हम नहीं कह रहे कि सब के सब अनरिलेटेड हो, अगर एक भी रहेगा अनरिलेटेड बाकी रिलेटेड है हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, कम से कम एक तो फेयर रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। कंसेप्ट क्लियर है? दूसरा, इफ द लीड मैनेजर एसोसिएटेड ऑफ द इश्यूअर, इश्यूअर से रिलेटेड है, प्लीज डिस्क्लोजर दे दो। ओनली दी हैंडल मार्केटिंग नॉट ड्यू डिलिजेंस। क्या बोल दिया? तुम्हारे काम थोड़ा कम कर देंगे। हम सब मर्चेंट बैंकर, मैं इकलौता हूं जो रिलेटेड नहीं हूं, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं, काम डिसाइड कर लो, और मैं अनरिलेटेड हूँ। अनरिलेटेड वाला काम क्या करेगा? सारे इंपॉर्टेंट काम करेगा। जो रिलेटेड है जो एसोसिएटेड है प्लीज डिस्क्लोजर दे दो, डिस्क्लोजर देने के बाद होगा क्या, उसके काम को बोल दिया तुम्हें मार्केटिंग का काम करना है, तुम्हें ड्यू डिलिजेंस का काम नहीं करना, क्योंकि तुम कंपनी से रिलेटेड हो, तुम तो बोलो कंपनी ने सारे काम अच्छे से कर रखे, ये ड्यू डिलिजेंस का काम कौन करेगा? अनरिलेटेड वाला। डन। नेक्स्ट, इफ मल्टीपल लीड मैनेजर एटलीस्ट वन मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वही वाली बात थोड़े अच्छे तरीके से, ये है इंपॉर्टेंट आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट। ये फर्स्ट टू पैराग्राफ समझ में आ गया? फर्स्ट बोलता है नॉट रजिस्टर्ड को करो, एक से रोल डिसाइड कर लो, नीचे बोलता है कम से कम एक तो होना चाहिए अनरिलेटेड, ये वाला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आओ पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर तुम्हारी बुक की लैंग्वेज। पब्लिक इशू में क्या बोल दिया? रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक इशू में क्या बोल दिया? रिस्ट्रिक्शन है। कंपनी कैन नॉट इशू डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू अ पब्लिक इफ, मैंने आईटेक्स ने पैसा उठाया, इसीलिए उठाया ताकि क्या कर सकूं, किसी और को लोन देना था, मार्केट से पैसा उठाती हूँ ये सिक्योरिटीज इशू कर कर, इसीलिए ताकि किसी और को लोन दे सकूं, अलाउड नहीं है। आप डेट सिक्योरिटी को इशू नहीं करोगे किसी को लोन देने के लिए। दूसरा, क्यों उठाए मार्केट से पैसा? ताकि बाय कर सकूं शेयर्स ऑफ एनी कंपनी बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप की कंपनी को खरीद रहे हो। रिलायंस की बहुत सारी कंपनी, ठीक है, रिलायंस की एक कंपनी क्या करती है, एक कंपनी क्या करती है,
मार्केट में ये डेट सिक्योरिटी इशू करती है, इसका पैसा यूटिलाइज करती है प्रमोटर कंपनी की ही दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। अलाउड नहीं है, ना किसी को लोन देने के लिए यूज करूंगी इसका पैसा, और ना ही प्रमोटर कंपनी की एनी कंपनी। मैं जियो कंपनी को खरीदना चाह रही हूँ, मैं रिलायंस की एक कंपनी हूँ, मैं रिलायंस की दूसरी कंपनी जियो कंपनी को खरीदने के लिए ये पैसा यूज करूँ, तो प्लीज आप ऐसा नहीं करोगे। एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है किसमें, एनबीएफसी में और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक है यार, इनका काम ही क्या है, डूबती हुई नैया को बचाना। तो ये तो भाई ग्रुप कंपनी के भी को खरीद रहे, ठीक है, इनका काम ही है लोन देना। भाई अगर एसबीआई बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो मार्केट में क्या करेगी, पैसे जरूरत पड़ रही है एसबीआई बैंक को, मार्केट में डेट सिक्योरिटीज इशू कर रही है, पैसा उठाया और उस पैसे से क्या किया, किसी को लोन दिया। उनका बिजनेस ही यही है, दोनों चीजें। या तो क्या किया उन्होंने, किसी को लोन दिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, या फिर किसी दूसरी कंपनी को खरीदा। मतलब एसबीआई बैंक को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, इन सब पे ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। बस आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा। वापस क्या पढ़ रहे, थर्ड पॉइंट की बस स्पेसिफिक। अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी ये सब इश्यू किया, पर्पस आपका ये नहीं होना चाहिए, किसी और को लोन देने का पर्पस नहीं होना चाहिए, और प्रमोटर कंपनी की किसी भी दूसरी कंपनी को खरीदना नहीं होना चाहिए। डन, अपना खुद का पैसा यूज करो इन सब के लिए। लेकिन क्योंकि बाकी जो एक्सेप्शन केसेस है उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है, लोगों को खरीदना या फिर लोन देना, ये एक्सेप्शनल है। ये डेट सिक्योरिटी इश्यू कर कर लोन देने का काम प्रमोटर कंपनी की कंपनी को खरीदने का काम कर सकती है। अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज तुम रीड करो और मुझे बताओ क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है कि कंफ्यूज हो रहे हो। आ गया, सेकेंड पैराग्राफ भी आ गया। ड्यू डिलिजेंस कौन करता है, कौन सा वाला लीड मैनेजर, इंडिपेंडेंट, जो रिलेटेड नहीं है। और बाकी जो डिपेंडेंट है, एसोसिएटेड है, तो मार्केटिंग का काम करो भाई। तुम मार्केटिंग तुम और बढ़ाओ, तुम मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से करोगे अपना समझ कर, लेकिन ड्यू डिलिजेंस में कुछ ज्यादा ही अपना समझ लोगे और क्या ध्यान दोगे, हाँ हाँ कर लेगी, सब तो लॉ फॉलो कर रखा है, ऐसा हो जाता है ना। चलो कंसेप्ट क्लियर है, बढ़ू आगे। चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है। पहली बार ये नाम सुन रहे हो, कहाँ सुना है, इसी आईपीएल में सुना है, कहाँ सुना है, मतलब सब्जेक्ट इसी आईपीएल में सुना है ना। देखो यार याद है कि नहीं, ये तो मैं नहीं क्वेश्चन पूछूंगी अब तुम लोगों से, है ना, सब भूल ही जाते हो तुम। बस बताओ सुना, सुनेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ, सुनेला सुनेला लग रहा है। चलो बताओ क्या होता है। पहला तो ये क्वेश्चन होगा ना, दूसरा है, हाँ वेरी गुड। चलो, ग्रीन प्रोजेक्ट, एनवायरमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए अगर मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। सिंपल। आईटेक्स कंपनी ग्रीन प्रोजेक्ट में काम कर रही है, एनवायरमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो अब पूरी लिस्ट दे रखी है, पूरी लिस्ट देख रखी है। issue of the green debt security, issue desire to issue or listing green debt security shall be comply with the conditions। सेबी ने कंडीशन दे रखी है, लेकिन उन्होंने कहा रुक जाओ पहले समझते लो ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी मतलब ये डेट सिक्योरिटी है, डिबेंचर ही है, हम तुम्हारा उधार चुका देंगे, लेकिन ये डेट सिक्योरिटी का पैसा आपने उठाया है सब्जेक्ट टू कंडीशन, यूटिलाइज फॉर द प्रोजेक्ट और एसेट इन दी फॉलोइंग कैटेगरी। ये कैटेगरी में पूरी की पूरी क्या दे रखी है बच्चों, लंबी चौड़ी लिस्ट। ये लिस्ट दिख रही है। इन पर्पस के लिए अगर आपने डेट सिक्योरिटी मार्केट से ली है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल डेट सिक्योरिटी नहीं है, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज है। पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे, थोड़ा बचपन याद आएगा। रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी इंक्लूडिंग विंड, बायो एनर्जी, अदर, इन पर्पस के लिए कर रहे हो। आ रहा है बचपन याद, चलो बड़ा अच्छा सा लग रहा है क्या बचपन तुम लोग को। चलो खत्म हो चुका है वो बचपन तुम्हारा, ठीक है। स्कूल में वो सुहाने दिन थे, इतना नहीं पढ़ना पड़ता था। देखो जितनी जल्दी खत्म कर दो उतना अच्छा है, तुम लोगों ने खत्म कर दिया अच्छी बात है। अभी वो जैसे उनके 3 साल खत्म होंगे तो आएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ही समझना इसे, है ना ठीक है।
इसलिए मैंने बस ऐसे कर दिया, ऐसे आगे बढ़ाया नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ उनके जीवन कैसा चल रहा होगा? मस्त टपरे में जा रहा होगा जीवन, कैंपस में घूम रहे होंगे मस्त। 3 साल बाद तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो भाई अच्छा किया, जवानी में कर लो मेहनत, है ना, बुढ़ापे में आराम से रहोगे। वो लोग बुढ़ापे में मेहनत करने वाले जब हड्डियों में ताकत नहीं रहेगी। ठीक, चलो। हाँ, बाबा वाली बातें कर रही हो ना, बाबी बन गई बाबी, है ना। डुबाएंगे ना। अब मुझे बता, दिमाग नहीं है तो रखा हुआ बेचारियों ने जितनी मेहनत करी डूबने वाला है। आओ वापस चलो। क्लीन क्या कर रहे हो? ये तो ना हो पाएगा हमसे, है ना। चलो लेकिन ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं ना। चलो फटाफट डिट करेंगे। फिर क्या बोला? क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, सस्टेनेबल लैंड यूज को लेकर, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। ठीक, पॉल्यूशन प्रिवेंशन को लेकर, सर्कुलर इकोनॉमिक एडेप्शन प्रोडक्ट को लेकर। क्या लिखा है? ब्लू बॉन्ड्स, वेरी गुड। वाटर, येलो बॉन्ड, सोलर एनर्जी, है ना। ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट को लेकर होता है ये, लिख लो। कैटेगरी कुछ नहीं, नाम से काम समझ में आ रहा है ना। ब्लू मतलब वाटर, येलो मतलब सोलर। ट्रांजिशन वाला समझ लेना भैया, थोड़ा चेंजेस हो रहे कुछ भी, ठीक है। देखो, जितना बस मैं मार्क करवा रही हूँ ना, बस उतना उतना बस स्टिकी नोट्स में लिख लेना, क्योंकि जब ये अलग से एड ऑन है ना, इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। चीजें अलग से ऐड करी है ना, मतलब इंपॉर्टेंस है ना। क्यों? मेहनत करके लेकर आए हैं, नहीं था जो ऑलरेडी है, पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा लिख लेना, ठीक है। आलस नहीं करना। चलो, हेडिंग से तुम लोग मुझे सब बता दोगे, बताओ। आईसीटी है बुरा, क्या क्या हो रहा होगा बताओ। सभी को देने का, सभी क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन देगा, उसको ठीक कर दो पहले। आओ मेरे साथ फटाफट पढ़ो। इश्यूअर पब्लिक इशू तब तक नहीं लाएगा जब तक वो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सारे स्टॉक एक्सचेंज को ना दे दे। और ये स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाने वाला कौन है? लीड मैनेजर। हमने वहां से भी पढ़ा था, याद रखना, यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब आपने ड्राफ्ट फॉर्म किसको दिया? स्टॉक एक्सचेंज को। ड्राफ्ट ऑफर स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया बाय पोस्टिंग। सेम कहां पर? भैया स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया? तुम्हारे ड्राफ्ट को अपनी वेबसाइट में पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया, ताकि क्या कर सके जनता। अब तुम कमेंट करो, मैं तो अलग देख रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन मैंने जनता में भी ओपन कर दिया, तुम कमेंट करो। विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, 7 दिन के अंदर उन्हें पब्लिकली डाल दिया कमेंट करने के लिए। जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो कहाँ कहाँ डिस्प्ले भी हो रही है? इश्यूअर के और लीड मैनेजर वेबसाइट में भी डिस्क्लोज हो रही है। लीड मैनेजर इंश्योर करेगा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्लियरली स्पेसिफाई नाम, कॉन्टैक्ट, पोस्टल ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर। किसका? कौन है भाई ये महान इंसान कौन है? सीए से। तुम्हारा क्या क्या होगा देखो ध्यान से। नाम, फोन नंबर, पोस्टल। मतलब कुछ गलत किया तो समझ लेना, सब है यहाँ, घर में पहुंच जाएंगे। सब सब सही सही करना। क्या होगा? पोस्टल नहीं नहीं, वो पोस्टर नहीं, पोस्टल। घर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। देखो होता क्या है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को कहीं से भी आप ही को प्रोटेक्ट करना है, तो शिकायत आपकी के पास आने वाली है, ठीक है। इसका मतलब तुम अगर किसी कंपनी के इन्वेस्टर हो, उसके शेयर्स को पकड़ लो, कंप्लेन उसके पास जाएगी, ठीक है। लीड मैनेजर इंश्योर जितने भी कमेंट्स आए हैं उसे एड्रेस करो फाइनल होने से पहले, आरओसी को देने से पहले। लीड मैनेजर प्रायर टू दी फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी फर्निश दी सेबी, सेबी को ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट के साथ देने का। क्रिस्टल क्लियर? पक्का? अब तुम्हें क्या समझा रहे भाई, ये मैं तो नहीं समझा पाऊंगी। क्या लिखा है ऑफर डॉक्यूमेंट में? जो डिस्क्लोजर होगा, मटेरियल ट्रू फेयर एडुकेट, मोड ऑफ द डिस्क्लोजर, डिस्प्ले वेबसाइट किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की। पब्लिक इशू में एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। एडवर्टीजमेंट कहाँ? एक इंग्लिश और रीजनल, दो ही लिखा है, इंग्लिश और रीजनल, हिंदी नहीं लिखा है।
इंग्लिश और रीजनल में जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका, ऑन एंड बिफोर दी इश्यू ओपनिंग डेट से पहले सर्कुलेट करो। प्रोहिबिशन है पेमेंट ऑफ द इंसेंटिव। तुम मेरी कंपनी में अगर डेट सिक्योरिटी खरीदोगे, मैं तुम्हें कुछ इंसेंटिव दूंगी। कमीशन बेच रही हूँ ना, एक तरीके से कमीशन दे रही हूँ बेचने के लिए, नहीं चलेगा। नो ऑफर एनी इंसेंटिव कैश काइंड सर्विस अदरवाइज एक्सेप्ट फीस वगैरह दे सकती हूँ, भैया ब्रोकर है, राइटर ने मेरा काम किया तो उसको फीस दे सकती हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं किसी को ये सारी हरकतों के लिए दे सकती हूँ। तुम मुझ पे पैसा लगाओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी। ऐसे झूठे वादे नहीं करने हैं, देने तो हम नहीं वाले, होता तो वैसे यही है ना। चलो, एब्रिज प्रोस्पेक्टस सुनेला सा है, छोटा समरी प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं। प्रोस्पेक्टस बहुत बड़े बड़े होते हैं, एब्रिज प्रोस्पेक्टस उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल बातें होती है, ठीक है। तो एब्रिज में लिखो समरी प्रोस्पेक्टस या फिर शॉर्ट प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी कंप्लीट बातें। दिख रहा है, अभी दिख रहा है? तुम लोग छोटा सा लिख दो, इसमें क्या है, छोटे को छोटा ही तो लिखेंगे, है ना। हाँ, वो फिर अलग है ना, छोटे में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है ना, यहाँ तो बस बोले कि भाई एब्रिज शॉर्ट फॉर्म। चलो, एप्लीकेशन। देखो तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाओगे, ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, उसके साथ ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस, लेकिन ये ऑफर डॉक्यूमेंट छोटा है, छोटा प्रोस्पेक्टस, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म दिया, ठीक है। इश्यू और लीड मैनेजर इंश्योर करेगा वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एवरेज प्रोस्पेक्टस है, उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। प्राइस डिस्कवरी बुक बिल्डिंग मतलब बताओ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अगली बार ये नहीं बोलना, अगर मैंने बोला प्राइस डिस्कवरी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन मीनिंग पूछूंगी तो क्या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलोगे? प्राइस को डिस्कवर किया जाता है, प्राइस बैंड देते हैं, एक मिनिमम प्राइस होती है और एक मैक्सिमम, ये तो टेक्निकली फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस, इसे बुक बिल्डिंग प्राइस का भी कैलकुलेशन बोलते हैं। डन। इश्यूर में डिटरमाइन प्राइस, प्लीज ये तुम मिनिमम और ये मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करोगे ना, किससे पूछने का, अपने लीड मैनेजर से बात कर लो भाई। सब्सक्रिप्शन का टाइम क्या रहेगा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10, ठीक। इन केस ऑफ द रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड, कुछ सुना सुना सा लगा, प्राइस बैंड अगर चेंज कर रहे हो तब भी 10 दिन को 3 दिन हम कह रहे, लेकिन कभी भी 10 डेज को कवर, सॉरी बियॉन्ड 10 डेज नहीं जाने का, समझो ये रिपीट है, आईसीडीआर में पढ़ा लेकिन स्टिल समझा रही हूं। मेरे पास मिनिमम 3 डेज है और मैक्सिमम कितने डेज है, ठीक। मैंने डिसाइड किया 4 दिन, 4 दिन का मैंने डिसाइड किया, विंडो ओपन रहेगी 4 दिन के लिए। अब मेरा अगर प्लान होता है प्राइस चेंज करने का तो मुझे और 3 डेज मिल जाएगा, तो कितने हो गए टोटल, 7। मैंने पहली बार में 9 दिन ले लिए, अब प्राइस चेंज करना चाहती हूँ तो 3 दिन मिलेंगे, लेकिन वो 3 दिन कभी भी 10 को क्रॉस ना करे, कर रहे हैं ना, नहीं अलाउड, एक ही दिन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो प्राइस अगर रिवाइज हो रहा है तो बस यहाँ पे उन्होंने कहा 3 दिन तो हम दे देंगे, लेकिन ये 3 दिन नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम जो कि 10 डेज है। क्लियर है? रिपीट है, पढ़ चुके हैं, यहां नहीं, चैप्टर आईसीडीआर। इन केस ऑफ दी फोर्स मेजर, सुनो सुनो से, क्या नेचुरल, वेरी गुड, नेचुरल कैलेमिटी, कुछ भी जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखा है, फोर्स में जरूर मतलब नेचुरल कोई भी चीजें आई, या फिर बैंक ने स्ट्राइक की, तुम्हारे कंट्रोल में है क्या, कुछ भी सिमिलर सर्कमस्टांसेस। रीजन टू बी रिकॉर्ड, प्लीज रिटर्न में रीजन लिख दो इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट में, ओवरऑल बिडिंग नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम, प्लीज ट्राई करना 10 दिन को तो क्रॉस मत करो। डन। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आईसीडीआर में मिनिमम कितना, 90% है ना। तुम लोग कहां चले गए, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग, मैक्सिमम पब्लिक होल्डिंग, वहां कहां जा रहे हो, सब्सक्राइब करना है 90%। बोल दिया उसने, सॉरी बोल दिया, ठीक। चलो वापस वापस वापस, ठीक है। यहां क्या है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ला रहे हैं ना, 90% चाहिए, कितना चाहिए, 75%। इशू साइज जो भी सभी बोलेगा,
नॉन रिसिप्ट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या करने का, रिफंड करने का। कितने दिन में, यहाँ 8 दिन बोले, वहां कितने दिन थे, 4 दिन। बच्चों ये तो याद रखना पड़ेगा। देखो ये चैप्टर ना बस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहा है, चीजें सेम है लेकिन डेटा तो थोड़ा इधर उधर होगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, अलॉटमेंट सिक्योरिटी और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अलॉट कर दो विद इन टाइमलाइन, और अगर विद इन टाइमलाइन नहीं करने का तो इंटरेस्ट देने का पेनल्टी। कितना, 15%। वहां भी यहां भी सेम है। अंडर राइटिंग मतलब बताओ जरा। अंडर राइटर अपॉइंट करते हो जो 90% सब्सक्राइब कराने में हेल्प कराते हैं, अंडर राइटिंग। सॉरी, यहाँ पे 75, वेरी गुड। चलो, मे भी ऑप्शन है, आप चाहो तो करो, आप चाहो तो ना करो। फुल करना है फुल करो, पार्ट करना है पार्ट करो, लेकिन प्लीज ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करो अगर आपकी कंपनी ने अंडर राइटर अपॉइंट किया है तो। मैंडेटरी लिस्टिंग ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल, कुल मिलाकर आपने जो इश्यू किया है इसे लिस्ट करना पड़ेगा अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो। अगर आईटेक्स कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो मैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ही भले क्यों ना इश्यू कर रही हो, मुझे सबको लिस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि मैं लिस्ट हो चुकी हूँ ना, सारी सिक्योरिटीज लिस्ट होंगी। क्लियर। फिर से जनरल टॉपिक आ गए। जनरल टॉपिक क्या, लीड मैनेजर के क्या काम है भैया, क्या काम है, कुछ भी चीटिंग फ्रॉड नहीं करने का। सिक्योर्ड को क्या बोला, सेम वही 100% सिक्योरिटी या फिर हायर सिक्योरिटी। एडिशनल इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन अलॉटमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी, अलग से और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन है लीड मैनेजर की। क्या लिखा है, डिबेंचर ट्रस्टी तुम्हें ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है, मतलब कि डिबेंचर ट्रस्टी का काम है डिलिजेंस कर ले। चलो, डिबेंचर ट्रस्टी ओपनिंग से पहले सेबी को स्टॉक एक्सचेंज को सर्टिफिकेट देगी। इससे पहले विंडो ओपन हो, इससे पहले विंडो ओपन हो, डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, ड्यू डिलिजेंस पहले करेगा, फिर उसका एक सर्टिफिकेट बनाएगा कि मैंने सब चेक कर लिया, सारी चीजें सही तरीके से कंप्लाई कर रखी है। सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज को लेके और अनसिक्योर्ड। फॉर्मेट सिक्योर्ड का शेड्यूल में दे रखा है 4, और इसका कहां दे रखा है 4A में, कि किस तरीके से देने का। डन, समझ में आ रही है चीजें, बस खत्म। चैप्टर 3 खत्म। चैप्टर 4 डेट सिक्योरिटी, और ऊपर क्या था, पब्लिक इशू, और यहां क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्योंकि वो पब्लिक इशू था तो पूरा आईसीडीआर से रिलेट हो गया था। अब जब प्राइवेट प्लेसमेंट है तो इन्होंने कहा पब्लिक को प्राइवेट फर्क नहीं पड़ता, लिस्टिंग तो आपको सबकी करनी पड़ेगी। डन, क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, अलॉटमेंट भी तो दोगे, कुछ बताया थोड़ी ना बच्चों। प्राइवेट है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, तो मैंने प्राइवेटली तुमको दिया, मैंने इशिता को दिया, ख्वाहिश को दिया, प्राइवेटली प्लेस किया किया। इनके पास जो शेयर्स है वो भी लिस्टिंग होंगी। शेयर्स का अलॉटमेंट टाइम जो सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उसी टाइम के अकॉर्डिंग देने का। खत्म, कुछ बताया थोड़ा ना। नेक्स्ट, इशू लिस्टिंग क्या है, क्योंकि ऊपर परपेचुअल कवर नहीं हुआ था, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कवर नहीं किया था। सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर 5 जनरल कंडीशन बताइए बच्चों। एक्चुअली में जो आप पढ़ रहे हो सेबी के एनसीएस रेगुलेशन है बहुत बड़ा, आपके सिलेबस में बस ओवरव्यू दिया जाता है, उस ओवरव्यू में बस जनरल कंडीशन बताइए कि प्लीज आरबीआई की गाइडलाइन और फॉलो करना, और रिलेवेंट इश्यू परमिटेड बाय आरबीआई, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करें जो किस नेचर के, परपेचुअल या फिर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। डन, बस आरबीआई से परमिशन और कुछ नहीं, अनोखी बात। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशूड ऑन दी सिंगल प्राइवेट प्लेसमेंट, नॉन कन्वर्टेबल बोला, ये सिंगल प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो, फाइलिंग द जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। जनरल इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना है, और स्टॉक एक्सचेंज को ये जनरल इंफॉर्मेशन देनी है, स्टॉक एक्सचेंज को उठा के इंफॉर्मेशन दे देना। क्या डिस्क्लोजर, तो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या देना है नहीं बोला है, शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट सेबी में जो जो डिस्क्लोजर दे रखा है, अगर आपने इस टाइप की सिक्योरिटी इशू की है प्राइवेटली तो आपको ये डिस्क्लोजर देना है। डन, इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है कितने टाइम के लिए, 1 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर, जब आपने फर्स्ट ऑफर दिया। शॉर्ट में पहले यहाँ बीच बीच में वॉइस बहुत अजीब
वापस क्या लिखा है, जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर दी 1 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट ऑफर डेट ऑफ दी, जिस दिन पहला ऑफर दिया वहां से जनरल इंफॉर्मेशन दोगे, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक. इफ एडिशनल ऑफर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, एडिशनल ऑफर आपने दिया आर मेड विद इन दैट ईयर, एक ही साल में आपने 2 दे दिया, नो न्यू जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज नीड. वापस मैंने अप्रैल में पहला ऑफर दिया, कब दिया, अप्रैल में पहला दिया, इसकी वैलिडिटी मार्च तक की है. मैंने अगस्त में फिर से दे दिया, अलग से देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले वाली की वैलिडिटी चल रही है ना. समझ में आया. पहला पॉइंट क्या बोलता है, 1 साल की वैलिडिटी. दूसरा बोलता है नो न्यू जनरल इंफॉर्मेशन नीड अगर आप एडिशनल ऑफर करते हो इसी 1 साल में. 2 पॉइंट क्लियर है. तीसरा, फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट सेकंड और मोर ऑफर विद इन द वैलिड ईयर, उसी वैलिड ईयर में आ की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल्ड. इन्होंने कहा भैया 1 से ज्यादा ही कर रहे हो तुम, 2 से भी ज्यादा कर रहे हो तो प्लीज की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बस फाइल कर दो. डन. बस ये तुम्हारे इन 2 पैराग्राफ में लिखा था. एक बार भी कमर्शियल पेपर की बात नहीं हुई. जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा तो चैप्टर 2 जनरल बोल रहा था, जनरल मतलब सब कवर, कमर्शियल पेपर भी. फिर हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं. अब एकदम स्पेसिफिक क्या है हमारा, एकदम स्पेसिफिक क्या है हमारा, कमर्शियल पेपर. इश्यूअर डिजायरियस अगर उसे लिस्ट होना है कमर्शियल पेपर को तो प्लीज सेबी के एलओडी सॉरी आईसीडीआर एलओडीआर सब फॉलो करो, एलओडीआर फॉलो करो लिस्टिंग होने के लिए. Issuer has filed general information subsequently intend to issue commercial paper during the validity period. सेम बातें ऊपर पड़ी. क्या बोला, आपको जनरल इंफॉर्मेशन देनी है लेकिन ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड तो आपकी इंफॉर्मेशन दे दो. दूसरा और लेकर आ रहे हो तो सेम जो ऊपर पड़ा. फाइल सेल्फ प्रोस्पेक्टस. क्या है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ में रखा प्रोस्पेक्टस 1 साल तक आप इसे बार बार रीयूज कर सकते हो क्योंकि आप एक ही साल में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना अप्रैल में भी ला रही हूँ अगस्त में, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज कर सकते हो ना, एक ही प्रोस्पेक्टस बार बार यूज करो. इश्यूअर हैज फाइल्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस subsequently intend to use commercial paper during the validity period shall. आपको बस की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अलग से फाइल करना है जो एक्स्ट्रा है, एक्सप्लेनेटरी बोल सकते हैं, हाँ सप्लीमेंट्री या जो भी बोल सकते हैं. डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट करेगा. भाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, फीस तो देनी पड़ेगी. इश्यूअर अप्लाई कहाँ, स्कोर प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर कर लो ताकि आपके आगे शिकायत ऑनलाइन हो सके. फाइनली चैप्टर खत्म और आपका रोल बताया है. क्या काम है तुम्हारा, चैप्टर में जो कुछ पढ़ा सब तो तुम्हारे काम थे. पहला, कंपनी सेक्रेटरी was vital link between company and its board, shareholder, government, regulatory authority, all stake. Role, governance professional for the company with the listed, monitor, manage, conduct. सारे काम तुम्हारे हैं. जो तुम्हें पढ़ाया गया उसे देखो, चेक करो एज पर लॉ हो रहा है कि नहीं. डन. चैप्टर ओवर. इजी था, मेरी तरफ से तो था, तुम लोग भी अपना तरफ बताओ. हाँ पूरा आईसीडी आ रही है, ठीक है चलो.